रह जाता है। तो मेरी उन सबसे प्रार्थना है कि आप मीडिया वाले बनो यार, कितने नरेंद्र आएंगे और चले जाएंगे देश में। अरे अंजना की ताकत है कि मेरे से प्रश्न पूछेगी वो अंजना भाग गई। उसको मैं कहना चाहता था कि अंजना, आप कहते भी है ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, किधर है विश्वास, किधर है विकास? बताइए आप क्यों अपनी नौकरी भूल गया है? इधर आ, इन बहनों के पैरों को धो और पानी पी उनका, उस धोए हुए पैरों से पानी पी। लेकिन पहली बार मैं अपनी जिंदगी में ये कहना चाहता हूं कि कमल को वोट मत दो, उसकी जमानत जब्त होना चाहिए। अगर ऐसा हो गया, यकीनन 11 तारीख को दोनों, उनका बीपी तो बढ़ेगा ही, हार्ट पे भी उनके मशीनें लगवाना पड़ेगी उनको कि देश में क्या हो गया। भारत जिसको हम माँ कहते हैं और माँ का ऐसा अपमान होगा, ये बहुत दुखद बात है। और जो सत्ता नशीन लोग हैं वो भूल गए हैं कि इस देश की जनता ने उन्हें अपने मत से वहाँ तक पहुँचाया है और देश की जनता ने इस शाहीन बाग को आज़ाद आनंद बाग में बदल दिया है। आनंद बाग का मतलब है देश के जन जन के भीतर वो चेतना जाग चुकी है, वो अपने वोट की शक्ति का प्रदर्शन करने वाला है। उसका एक छोटा सा रूप अभी 8 फरवरी को आप देख लीजिएगा। ये जो भाजपा है, मुझे ऐसा लगता है 70 सीटों पर ये मुश्किल से जमानत बचा पाएगी। लेकिन जीतना तो बहुत दूर की बात है, चुनावी बात है वो अलग कर लेंगे। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि इसको तो अब बीजेपी के नेताओं की तरफ से कहा जाने लगा कि शाहीन बाग नहीं, मिनी पाकिस्तान है। वहाँ पर मुसलमान इकट्ठा होकर के एक कश्मीर में जिस तरह से पंडितों को भगाया गया, परवेश वर्मा बीजेपी के सांसद, मैं नाम लेकर के कह रहा हूँ, उन्होंने कहा कि ये लोग कल को आपके घरों में घुसेंगे, बच्चों का रेप करेंगे, इस तरह के जो इल्जाम है वहाँ के लोगों के साथ में लगाए गए हैं। डिप्टी फाइनेंस मिनिस्टर पे और उनके साहिब के बेटे प्रवेश पे कि भाई इनको आप बाहर करिए लिस्ट में से, ये लोग जो है प्रचार करने के काबिल नहीं है। चुनाव आयोग इससे ज्यादा और क्या कर सकता है? उसके हाथ बंधे हुए हैं संविधान के तहत, उसने अपनी सूचना दे दी है। और ये जो आप प्रश्न कर रही है राजनीतिक प्रश्न है। देखिए, कांग्रेस ने लंबे समय तक मुस्लिम भाइयों को टारगेट किया, नरेंद्र बाबू हिंदुओं को टारगेट कर रहा है। इन दोनों का मकसद एक ही था, सत्ता की कुर्सी पे अपना हिस्सा लेना। पहुंच गया वो 66 अरब रुपए खर्च करके, अपने नए नए कपड़े पहन के दिखा रहा है दुनिया को, मैं कितना बड़ा आदमी हूँ। अरे तो जनता का नौकर है यार भाई, क्यों अपनी नौकरी भूल गया है? इधर आ, इन बहनों के पैरों को धो और पानी पी उनका, उस धोए हुए पैरों से पानी पी। क्योंकि माँ भारत को कहते हैं, हम ऋषियों की संतान है, माँ कहते हैं भारत को, दुनिया में कोई नहीं कहता। मेरी माता बहनें आंदोलन करें बच्चों को लेकर के, हैं बच्चे सड़कों पे भीख मांगे फीस के लिए, ये कैसा देश बना रहा है यार तू? मेरी बात सुन नरेंद्र बाबू, ये साजिश है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई समझो अपनी शान को, मजहब की दीवारों में मत बांटो हिंदुस्तान को, जो आप कह रहे थे, इसकी जरूरत नहीं है। ना मैं हिंदू बनूं ना तुम मुसलमान बनो, मैं भी इंसान बनूं तुम भी इंसान बनो। तब अगर हम सरस्वती माँ के उपासक हैं तो हमें समझना चाहिए कि हमारे भीतर सुप्त विवेकानंद है, बच्चे बच्चे के अंदर, वो जागृत होकर बिल गेट्स बन सकता है, जो दुनिया को खुशहाल बना सकता है। वो आदमी 90% पैसा दुनिया की शिक्षा और स्वास्थ्य पे खर्च कर रहा है बच्चों पर, और ये बच्चों पे आंदोलन करने के लिए मजबूर कर रहा है। ये कैसा देश बना रहा है? ये आज़ादी के आंदोलन का शंखनाद है और ये हवा पूरी दुनिया में फैल चुकी है, सिर्फ यहाँ नहीं। ये उसका प्रतीक बन जाएगा। जैसे 1857 में आज़ादी का आंदोलन शुरू हुआ था, 90 सालों में असंख्य धर्मयोद्धाओं ने अपने खून से सींचकर आज़ादी को प्रकट किया था। तो ये बीज बना है शाहीन बाग, ये आनंद बाग बनेगा। उस भारतीय संविधान को जन जन के भीतर स्थापित करने की लो जला रहा है। या आने वाले समय में ऐसे चरित्रवान लोग संसद में, विधानसभाओं में पहुंचेंगे कि खूबसूरत भारत आकार लेगा। इसी का तो इंतजार था, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। इसी सपने को लेकर के मैं 63 साल का हो गया। मैं सोचता था कि जो भारत संविधान में लिखा गया है इसको लोग जीवन में कब उतारेंगे, तो उसके लिए आंदोलन तो करना ही पड़ेगा। और यहाँ के लोगों में तो डर है कि सरकार कल को उनको एनआरसी के नाम पर लाइन में खड़ा कर देगी। हम लोग तो अपनी अस्तित्व की ही लड़ाई लड़ते रह जाएंगे, हम नया भारत कैसे बनाएंगे? यहाँ के लोगों में डर है ये। बिल्कुल, आपका बहुत जायज प्रश्न है। सत्ता की ताकत को आप जानते हैं, जैसे नरेंद्र भाई प्रधानमंत्री, कानून उनका, पुलिस उनकी, न्यायालय उनके, सिस्टम उनको, चाहे जिसको बंद करवा दे, जैसे बंद करवा दें, लेकिन प्रकृति की ताकत को वो नहीं समझ पा रहे हैं। चूंकि वो मैनेजर हैं, उनको मैं आप लोगों को मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ,
मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ नरेंद्र बाबू को कि असली लीडर तो वायु है इन पंच महाभूत में, जो दिखाई नहीं देती, सबको साथ लेके चलती है। महात्मा गांधी ने अहिंसा और सत्य को अपने जीवन में उतारा था और सारी दुनिया के मस्तक पे सुशोभित हो गए वो। भारत को महात्मा गांधी के नाम से जाना जाता है, ये बात उनको समझना चाहिए। वो महात्मा गांधी से लंबी रेखा खींच सकते थे, देश ने तो उन पर इतना विश्वास किया था। बात को इसीलिए वो कह रहे हैं कि इतना जोर से दबाइए बटन कि करंट शाहीन बाग में पहुंचे, इसीलिए तो करंट पहुंचा रहे हैं। देखिए, वो समझ रहे हैं कि यहाँ पर कितना क्या खेल हो रहा है। देखिए, मैं योग विषय का विद्यार्थी हूँ। हिंसा किसी भी सभ्य समाज की अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं है। आज नहीं तो कल उन्हें इन सब कार्यों के लिए पश्चाताप होगा कि हमने सब क्या कर दिया। अरे ये देश नहीं रहेगा तो आप कैसे योग की धारा में दुनिया को बहाओगे? हैं? अगर ये देश खंडित हो जाएगा धर्मों के नाम पर, पंथों के नाम पर, तो आप सारी दुनिया को खुशहाल कैसे बनाओगे? आपकी जिम्मे तो बड़ी जिम्मेदारी है, विश्व के गुरु बनना चाहते हो। आपकी तो बातें यही है, आप कहते भी यही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। किधर है विश्वास, किधर है विकास? बताइए आप। ये भी शायद नोटबंदी, जीएसटी, ट्रिपल तलाक, अयोध्या, 370, घर वापसी, ये विकास है? आप कैसे विकास की बात कर रहे हैं? देखिए, मैं बहुत लंबे समय से बंदियों में एक कार्यक्रम चला रहा हूँ, अपराध से अध्यात्म की ओर। मैं कहता हूँ कि संत सत्य का पथिक होता है। इस समय भारत में 70 लाख साधु हैं, उनका धर्म है सबको आकर के यहाँ पर इन बच्चियों को आशीर्वाद देना चाहिए। शाहीन बाग में जो दुख में, सुख में, रात में, दिन में परिश्रम करके आवाज उठा रही भारतीय संविधान की रक्षा के लिए, वो क्या कह रही हैं कि भारतीय संविधान ने जो हमें अधिकार दिया। आज मैं जो बोल रहा हूँ ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) का इस्तेमाल करते हुए अपनी वाक की अभिव्यक्ति का इस्तेमाल कर रहा हूँ। मेरे ऊपर कोई कानून अमूल्य पटनायक इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता, मैं जानता हूँ, क्योंकि सारे मेरे विद्यार्थी, मैं दिल्ली पुलिस को लंबे समय से झाड़ोदा कला में ट्रेनिंग दे रहा हूँ। ITBP, CISF, तिहाड़ जेल में मेरे पास 3 बैरक है, 2, 5, 7। लंबे समय से मेरा प्रोग्राम चलता अपराध से अध्यात्म की ओर। 3,500 स्कूलों में मैं शिविर लगा चुका हूँ। 63 साल की मेरी उम्र है। मुझे कोई चुनाव नहीं लड़ना है, लेकिन एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण करना है। उसी सपने को लेकर मैं काम कर रहा था। आप कानून के जानकार लोगों के बीच में रहे हैं। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये लोग देशद्रोही। आपको दिखता है देशद्रोही? देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि भारत के लोगों को और मीडिया को खास तौर से एक पुस्तक पढ़ना चाहिए, रिप्रोमुलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंस ए फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उसमें भारतीय संविधान को कब कब छलनी किया गया, आत्मा पे कब कब चोट की गई, सारा उल्लेख है। 25 जून 1975 की रात को क्या हुआ था सारा देश जानता है। 6 दिसंबर बानू को दिन दहाड़े क्या हुआ था सारा देश जानता है। 3 क्रांतियों की मैं बात आप मीडिया के माध्यम से समाज तक पहुंचाना चाहता हूं। पहली क्रांति मैंने देखी थी 25 जून 75 की देर रात। श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था और जब चुनाव हुआ 77 में, तो जेल में निरुद्ध राजनारायण उस इंदिरा गांधी के सामने चुनाव जीता था। और दूसरी क्रांति मैंने उत्तर प्रदेश के अंदर देखी, जहाँ पे नारा दिया था, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो, जूते चारों, और 2/3 बहुमत से सरकार बनी थी बहुजन समाज पार्टी की। और तीसरी क्रांति मैंने देखी, अरविंद केजरीवाल ने 1 साल के अंदर एक संगठन खड़ा करके दोनों पार्टियों, बड़ी पार्टियों को, राष्ट्रीय पार्टियों को धराशायी करते हुए 70 में से 67 चुनाव सीटें जीती। और चौथी क्रांति मैं देखना चाहता हूं कि भाई नरेंद्र और भाई राहुल जैसे लोग जो देश के प्रजातंत्र को मुट्ठी भर लोगों के हाथ में कैद करना चाहते हैं, इनकी जमानत नहीं बचना चाहिए। तो भारत में एक सच्चे लोकतंत्र का उदय होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। उसकी शुरुआत इस शाहीन बाग से हो चुकी है। सरकार को चाहिए था कि वो शाहीन बाग, जो पहला शाहीन बाग दिल्ली में बना था, उसी के साथ में आकर के संवाद करते तो शायद देश भर में शाहीन बाग नहीं बनते। सरकार वो काम नहीं कर पाई। अब दूसरा काम किया जा रहा है, शाहीन बाग को जो है काउंटर किया जा रहा है, और काउंटर भी तर्कों के आधार पर नहीं बल्कि एक निचले स्तर की जो है बयानबाजी के साथ में काउंटर किया जा रहा है। इसको एक पंथ विशेष का वो बनाना चाहते हैं इस मूवमेंट को। एक्चुअल क्या है, ये सारा खेल सत्ता की ताकत का है। उनके पास 303 सीटें हैं और उनको ये पता है कि अब ये 2019 में चुनाव हुए, अब अगले चुनाव 2024 में होंगे। और कोई भी टेम्पो, कोई भी आंदोलन इतने लंबे समय तक इतनी ताकत से नहीं चल सकता। लेकिन मैं देश की जनता से ये प्रार्थना करना चाहता हूँ, अगर भाई नरेंद्र जी और भाई अमित जी को आप कमज़ोर करना चाहते हैं, उनकी उस अधिनायकवादी सोच को कमज़ोर करना चाहते हैं, तो 8 फरवरी को आप दिल्ली की 70 सीटों पर विधानसभा में किसी को भी वोट दे। वैसे तो वो एक पढ़ा लिखा बच्चा है बहुत,
जिसने एक नई पार्टी बनाई थी, उसके 67 लोग हैं, उन्हें आप ज़्यादा अच्छा मौका दें। और लेकिन मैं एक प्रार्थना करता हूँ, आप किसी को भी वोट करें, मैं किसी राजनीतिक दल का प्रचारक नहीं हूँ, लेकिन पहली बार मैं अपनी ज़िंदगी में ये कहना चाहता हूँ कि कमल को वोट मत दो, उसकी जमानत जब्त होना चाहिए। अगर ऐसा हो गया, यकीनन 11 तारीख को दोनों, उनका बीपी तो बढ़ेगा ही, हार्ट पे भी उनके मशीनें लगवाना पड़ेगी उनको कि देश में क्या हो गया। ये जनतंत्र की ताकत है, जनता का, जनता से, जनता के लिए। ये आंदोलन लंबे समय तक नहीं चल सकते और उनको पता है। उन्होंने घाट घाट का पानी पिया है दोनों भाइयों ने। वो गुजरात से आते हैं, गुजरात मॉडल को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। 2002 में उन्होंने क्या किया पूरे देश में? महाराष्ट्र सरकार ने भारतीय संविधान की शपथ सब बच्चों को दिलाना शुरू कर दिया। मैं 22 तारीख से महाराष्ट्र में था, मुंबई में, हर स्कूल में जाकर के संविधान की शपथ करवा रहा हूँ। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष धर्म राष्ट्र बनाना चाहते हैं, एकता के सूत्र में बांधना चाहते हैं। लाखों बच्चों को मैं शपथ दिलवा चुका हूँ। अब ये अभियान चालू हो चुका महाराष्ट्र में। मैं भाई उद्धव को बधाई देना चाहता हूँ। ये बच्चों के बीच ये संदेश जाएगा भारतीय संविधान का, तो उनको समझ में आएगी कि ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये पंथ है, इन सब के ऊपर भारतीय संविधान है जो सबसे पवित्र ग्रंथ है। इस ग्रंथ के साथ हम जुड़ेंगे तो हम भारत को नहीं, सारी दुनिया को खुशहाल बना सकेंगे। स्वामी जी, पहले जो है शाहीन बाग के लिए कहा जा रहा था कि ये जो है कम पढ़े लिखे लोग हैं, गुमराह लोग हैं, किसी विपक्षी पार्टी ने बैठा दिया है। अब दूसरी बातें कही जा रही है। अब कहा जा रहा है कि ये लोग तो देशद्रोही हैं, ये लोग आतंकवादी हैं, इन लोगों के तार जो है पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, ये हिंदुस्तान में, दिल्ली में जो है मिनी पाकिस्तान बना रहे हैं। देखो, वो दोनों मैनेजर हैं भाई, अमित जी और नरेंद्र जी। वो जानते हैं कि किस तरह से स्प्रे करना चाहिए सूचनाओं को। जो नेशनल मीडिया है, आज मैंने पहली बार देखा आज तक को यहाँ वो हाँ वो लाइव करने आया। वो 45 दिनों से क्या कर रहे हैं? आप बनाओ, कैसा नैरेटिव बनाने देश के अंदर। मैंने जितने समाचार चैनल खोल के देखे एनडीटीवी को छोड़ करके, मैं बहुत हैरान था कि निष्पक्ष सूचनाएं नहीं दे रहे हैं। जबकि आज मैं मीडिया के सोशल मीडिया के माध्यम से ये आपसे कहना चाहता हूँ, सच्ची मीडिया के पास 5 चीजें होती है, कब, कैसे, कहाँ, कौन, क्यों। इनमें से एक भी चीज मिस हो गई तो वो मीडिया नहीं रह जाता है। तो मेरी उन सबसे प्रार्थना है कि आप मीडिया वाले बनो यार। कितने नरेंद्र आएंगे और चले जाएंगे देश में। अरे अंजना की ताकत है कि मेरे से प्रश्न पूछेगी। वो अंजना भाग गई। उसको मैं कहना चाहता था कि अंजना बिटिया, तू सरस्वती देवी बनकर काम कर। आज सरस्वती का दिन है, तू मेरे से प्रश्न कर, मैं तुझे उत्तर देता हूं कि भारतीय संविधान क्या कहता है। नरेंद्र और अमित शाह ये संविधान के तहत भिखारी हैं, भिखारी, मालिक नहीं। हमारे वोट से चुने गए हैं वो। और जब आप किसी को 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए दान में देते हो, क्या उसको आप सम्मान देते हो? हैं? जूती को आप सिर पे बैठाओगे तो क्या होगा? परेशानी ये हो रही है कि हम अपनी ताकत को नहीं पहचान पा रहे हैं। ये शाहीन बाग उस ताकत का एहसास करा रहा है समाज को कि अगर हम जागेंगे तो ये जो नेता है हमारे, ये हमारे सेवक बन करके काम करेंगे। ये नहीं इनको वोट देके हम इनके पीछे पीछे घूमेंगे। हम बुलाएंगे, ए भाई नरेंद्र इधर आ, तेरा घोषणा पत्र दिखा हमारे पास जब तू आया था। आप देखिए 2014 में, 2019 में ये आदमी सारे देश में क्या कह रहा था? क्या मुझे वोट दीजिए? अरे भाई, तू 543 संसदीय क्षेत्रों में कहां जाएगा यार? आप ये सोचिए। मेरा ये कहना देश की जनता से, मैं देश की जनता को जागरूक करने आया हूं कि आप अपने क्षेत्र का प्रतिनिधि चुनिए, वो प्रधानमंत्री चुनेगा। कोई प्रधानमंत्री अपने सांसद नहीं चुन सकता। आप अपने सांसद चुनिए और जिस पार्टी को बहुमत मिलेगा वो अपना प्रधानमंत्री चुनेगी। ये तरीका ही गलत है। ये संविधान को कमजोर करने की साजिश कर रहे हैं दोनों भाई, गुजरात मॉडल ला करके। गुजरात मॉडल क्या है, ध्यान से सुनो। आज मैं अगर वहां खेड़ू नहीं हूं, किसान, तो मैं 1 इंच भूमि नहीं खरीद सकता। मैं नहीं, गुजरात का कोई भी व्यक्ति आज की तारीख में गुजरात में 1 इंच कृषि भूमि नहीं खरीद सकता। 370 आपने कश्मीर में हटाई, पहले गुजरात में तो हटा लो यार। क्या बकवासबाजी कर रहे हो आप? एक बात। दूसरी बात, 2001 में भूकंप आया भुज के अंदर, जिस प्रदीप शर्मा ने अपना आउट ऑफ वे जाकर के उसको नया बसाया, उसको जेल में सड़ा रहा है वो नरेंद्र मोदी, जिसकी वो गलती जानता है व्यक्तिगत रूप से कि उसने क्या गलतियां की है। उसको जेल में सड़ा दिया रात को 2:30 बजे उठा के। संजीव भट्ट, एक कुशल प्रशासक, वो जेल में सड़ रहा है। और ऐसे कई IAS IPS जानता हूं मैं, 88 बेच के कमांडेंट बन के बैठे हैं बेचारी छोटी छोटी पोस्टों पर। उनको DG होना चाहिए। ये है गुजरात मॉडल।